नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की सभी तैयारियां पूरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व बैंक ने पिछले दशक में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के व्यापक प्रभाव की प्रशंसा की। सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधित मामलों में सहायता के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के नेता का राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलानो और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेक्सिको के अर्थशास्त्र मंत्री रावेल बोनेरास्ट्रो सांचेव, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वैन डेर लीन, यूरोप परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मार्थी कारमान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिया, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक जोजी अंकुजो आइबेरा सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर इन सभी विदेशी मेहमानों की गर्मजोशी से परंपरागत भारतीय लोक नृत्य और संगीत के साथ भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज शाम तक नई दिल्ली पहुंचेंगे। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपन को राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ आज अपने आवास में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकास सहयोग आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कल G20 बैठकों के अलावा श्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ लंच के दौरान बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि आमंत्रित अतिथियों के लिए आज शाम भारत मंडप में विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वित्तीय समावेशन के लिए विश्व बैंक से तैयार G20 विश्व भागीदारी दस्तावेज में पिछले दशक में भारत में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के व्यापक प्रभावों की प्रशंसा की गई है। DPI की सराहना करते हुए विश्व बैंक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने न केवल 6 वर्षों में वह उपलब्धि हासिल की है जिसे प्राप्त करने में लगभग 5 दशक लगते हैं। दस्तावेज में DPI के विस्तार के लिए मोदी सरकार के सफल उपायों और सरकारी नीतियों तथा विनियमों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जनधन आधार मोबाइल की संयुक्त क्षमता ने वित्तीय समावेशन दर को 2008 के 25% से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में 80% से अधिक कर दिया है, जबकि सामान्य स्थिति में यह उपलब्धि हासिल करने में 47 वर्षों का समय लगता है। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या योजना शुरू होने के बाद से बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है। मार्च 2015 में इन खातों की संख्या 14 करोड़ 72 लाख थी, जो जून 2022 में बढ़कर 46 करोड़ 20 लाख हो गई है। दस्तावेज में उल्लेख है कि जनधन योजना ने कम आय वर्ग की महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित किया है। दस्तावेज के अनुसार पिछले दशक में भारत ने
DPI को व्यापक रूप देकर सरकार से जनता तक विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल संपर्क स्थापित किया है। इससे 312 प्रमुख योजनाओं के जरिए 53 केंद्रीय मंत्रालयों से लगभग 361 अरब डॉलर की राशि सीधे लाभार्थियों तक आंतरिक की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में UPI लेन देन का कुल मूल्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% रहा। भारत में DPI ने व्यवसाय संचालन में जटिलता, लागत और समय में कमी लाकर निजी संगठनों की क्षमता में भी बढ़ोतरी की है। सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को सहयोग देने के लिए एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित किया है। इससे पहले यह कार्यक्रम एक तटस्थ समिति कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा संबंधित कानूनों के पालन पर निगरानी रखने के लिए 2002 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। नई समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के तुरंत बाद किया गया है। नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य का नामांकन और नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। समिति में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 3 विशेषज्ञ होंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पुथुपल्ली उपचुनाव जीत लिया है। UDF के चांदी उमन ने LDF और NDA के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए 36,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। चांदी उमन के पिता पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता उमन चांदी ने लगातार रिकॉर्ड 53 वर्षों तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव कराया गया है। त्रिपुरा में पिछले मंगलवार को विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। बक्सा नगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी तजफ्फुल हसन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मिजान हुसैन को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। धनपुर सीट पर भाजपा के बिंदु देवनाथ ने CPIM के कौशिक चंदा को पराजित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यह दिवस लोगों को आत्मसम्मान और मानवाधिकार के मामले में साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में साक्षरता की दिशा में अच्छी प्रगति के बावजूद अभी तक 76 करोड़ से अधिक नौजवान को साक्षर बनाने की चुनौती अभी बनी हुई है। हाल ही के कोविड-19 संकट और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य समस्याओं ने इन चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय है संक्रमण काल से गुजरते विश्व में साक्षरता को बढ़ावा, सतत और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की नींव का निर्माण। भारत ने सौर मिशन आदित्य L1 ने अपने वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने इस सेल्फी और आदित्य L द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए हैं। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाती है। लद्दाख में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग ने 5वीं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद LAHDC के आम चुनाव की अधिसूचना फिर से जारी की है। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के प्रशासन की ओर से यह घोषणा की गई है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों के लिए पहले जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था। न्यायालय का कहना था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी हाल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर सकती है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इस महीने की 16 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं और 18 तारीख तक इनकी जांच होगी। 20 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 4 अक्टूबर को सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।
पूरी चुनावी प्रक्रिया 11 अक्टूबर से पहले संपन्न हो जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।